सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अलग अलग दिन आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे विषय लेकर आते हैं ताकि उससे जुड़ी हुई जानकारी हासिल करके आप अपनी कृषि को उन्नत बना सके और अच्छा लाभ भी ले सके। तो ऐसे ही कुछ खास विषय आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने सवालों के साथ। माध्यम कुछ भी हो सकता है, टोल फ्री नंबर के जरिए भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए बता दें आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा किसान उत्पादक संगठन। साथ ही बातचीत होगी वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में। इन विषयों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के क्रम में टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। साथ ही जैसे कि हमने आपको बताया कि व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। नोट कर ले व्हाट्सएप नंबर 8800520717। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजने के दौरान अपना नाम और स्थान जरूर लिखें। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आपके सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे इस वक्त हैं, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है बागवानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं श्री आशुतोष मिश्रा। आप कृषि विज्ञान विशेषज्ञ हैं, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और किसान उत्पादक संगठनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बारे में जो केंद्र सरकार है बहुत ही संजीदा है। 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है और इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर पांडे हमें समझाए कि किसान जो कि इतने सालों से खेती करते आए हैं, उन्होंने कई तरीके से ये खेती करे, सहकारिता भी काम करता है जो किसानों के हित में कार्य करता है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान उत्पादक संगठन की जरूरत आज क्यों महसूस की जा रही है? जी, आज का विषय बहुत ही रोचक है जी। और वो इस मामले में कि एक पुरानी कहावत है, उससे हम आज की ये बात शुरू करेंगे। वो कहावत है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जी। मतलब इसका ये है कि एक व्यक्ति सारा कार्य नहीं कर सकता है और अगर सभी व्यक्ति सब काम करना शुरू कर देंगे तो काम अच्छे से नहीं हो सकता है, क्योंकि आज का जो युग है वो स्पेशलाइजेशन का है, जो विशिष्टता का है। जी। तो हर एक व्यक्ति कुछ विशेष विषयों में अगर विशिष्टता लेकर कार्य करे और फिर सब लोग एक साथ जुड़कर जब काम करें, एक तंत्र की तरह जब काम करेंगे तो हमको किसी भी व्यवसाय में ज्यादा सफलता मिल सकती है। जी। कृषि के क्षेत्र में ये बात ज्यादा समीचीन है आज के युग में, क्योंकि हमारे देश में जो जोत का आकार है, सभी जितने किसान हमारे हैं, सीमांत हैं, लघु किसान हैं या बड़े किसान हैं, जी। लेकिन सीमांत और लघु किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। जी, बिल्कुल। तो इस समय ऐसा ये इस समय है कि जो विश्व स्तर पर जो भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है,
उसमें अगर हम एक साथ मिलकर, कई लोग एक साथ मिलकर विशिष्टता के साथ अगर काम करेंगे कृषि में, तो हमको सफलता ज़्यादा मिलेगी। इसलिए जो कृषि में उत्पादक संगठन है उनका जो भूमिका है आज के समय में कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है अगर हम तुलना करें पहले की अपेक्षा। बिल्कुल, और यूं भी कहा जाता है सामूहिकता में बल है। तो जब समूह में संगठन के तौर पर आप कार्य करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान चुटकियों में हो जाएगा। तो वो कौन कौन से क्षेत्र है जो आपके लिए जिसका समाधान एफपीओ लेकर आते हैं और किस तरह से एफपीओ का गठन किया जाता है, तमाम बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक समूह होता है जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा होता है और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। हर एक एफपीओ में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होते हैं। एफपीओ को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने एफपीओ को छोड़कर हर एक एफपीओ में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रखा गया है। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने एफपीओ में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। एफपीओ से जुड़ने के कई फायदे हैं, जैसे किसानों को अपनी उपज का बाजार मिल जाता है, साथ ही किसान खाद, बीज, दवाइयाँ और कृषि उपकरण भी आसानी से खरीद पाते हैं। इतना ही नहीं, किसानों को बिचौलियों से भी मुक्ति मिलती है। अगर किसान अकेला अपनी पैदावार बेचने जाता है तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है, लेकिन एफपीओ सिस्टम में किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे भाव मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ बिचौलिए नहीं होते। एफपीओ को एक अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। 5 साल की अवधि में प्रत्येक एफपीओ को संभालने के लिए सीबीबीओ को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। जी हाँ, तो एफपीओ से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से। आशुतोष जी, बताएं हमें वर्मी कंपोस्ट के बारे में, क्या होते हैं वर्मी कंपोस्ट और साथ ही फसल की उपज बढ़ाने में इनकी क्या भूमिका होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमेशा से ही नेचुरल फार्मिंग पे हमेशा से जोर डालते हैं। नेचुरल फार्मिंग की बात करने का कारण सबसे बड़ा इससे पैदा हुआ कि जो कि हम उर्वरक की मात्रा, जो भी चीजें डाल रहे हैं, यूरिया का दादुंद, कीटनाशक, ये सारी हमारे जो मृदा है उसको दिन प्रतिदिन जो है इसको बहुत ज्यादा बेकार करती जा रही है। और जब मृदा बेकार हो जाएगी तो वो फसल की पैदावार अच्छी नहीं होगी। पैदावार भी अच्छी होगी तो कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। जी, इसी वजह से ये वर्मी कंपोस्ट खाद का हम प्रयोग करते हैं और इसीलिए बहुत ही जरूरत है। बिल्कुल। तो मिट्टी की सेहत अगर अच्छी बनाना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बजाय इसके कि रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किसान करे। तो क्या है इसके बनाने की विधि, किसानों को इससे किस तरह से और लाभ हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। वर्मी कंपोस्ट को केचुआ खाद भी कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट को प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है। गाय या भैंसों के गोबर को केचुओं की मदद से कंपोस्ट करके वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए सही जमीन का चयन करें। वर्मी कंपोस्ट के लिए केचुए की प्रजाति पर भी ध्यान देना होता है। इसके लिए लाल केचुआ और अफ्रीकी केचुआ उपयुक्त माना गया है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की 3 मुख्य विधियाँ हैं। पहली विधि प्लास्टिक या टटिया विधि है। इसमें प्लास्टिक के बोरे और बांस की जरूरत पड़ती है। प्लास्टिक या टटिया विधि के अनुसार गोबर और केचुओं को प्लास्टिक की बोरियों में डाल दिया जाता है। इस तरह खाद बनाने में लागत कम आती है। दूसरी विधि है पिट विधि। इसमें खाद बनाने के लिए पक्की क्यारियों का होना जरूरी है।
इन क्यारियों में गोबर और केंचुओं को डाल दिया जाता है। इस विधि का उपयोग व्यावसायिक कंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता है। इस विधि में कंपोस्ट 1 से 2 महीने में ही तैयार हो जाती है। तीसरी विधि है बेड विधि। इसमें बेड बनाकर कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। इसके लिए सबसे पहले गोबर से बेड बनाए, फिर उसमें केंचुए डाले। एक बेड की खाद बन जाने के बाद केंचुए खुद ही दूसरे बेड में चले जाते हैं। इसके बाद पहले बेड से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छान कर भंडार कर ले। सामान्यतः इसकी लंबाई 10 फुट, चौड़ाई 4 फुट और ऊंचाई 2 फुट बनाई जाती है। जी हाँ, तो जाना आपने वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे आगे, लेकिन इस वक्त कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार मैम, हमारे विशेषज्ञों को भी नमस्कार। विपिन जी, आपकी आवाज हमें बहुत धीमी मिल रही है, कृपया थोड़ा तेज बोलें। जी बताइए। जी अब आ रही है ठीक? जी जी बताएं। जी मेरा सवाल ये था कि किसान उत्पादक जो संगठन के बारे में आज चर्चा चल रही है, तो मैं जानना चाह रहा था कि किसान इसमें जुड़ जाते हैं तो एक दूसरे के संपर्क में कैसे रहते हैं और मीटिंग वगैरह होती हैं जो कब कैसे कौन निर्धारित करता है, इसके बारे में मुझे जानना था। जी। और दूसरा सवाल ये था कि जो केंचुआ खाद हम लोग बनाते हैं, जो मतलब गड्ढा खोद के और उसमें जो 4 खंड बनाए जाते हैं, उसकी प्रक्रिया कैसी रहती है और कितने बाय कितने के ये गड्ढे खोदने पड़ते हैं? जी बिल्कुल, आइए आपके दोनों सवालों के जवाब लेते हैं। डॉक्टर पांडे, पहले आप जवाब देना चाहेंगे एफपीओ के बारे में कि किस तरह से किसान एक दूसरे के साथ संपर्क साधे रहते हैं और मीटिंग किस तरह से की जाती है इसमें? जी, राष्ट्रीय स्तर पर जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भारत सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। इसमें 3 वर्ष के लिए लगभग 18 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस 18 लाख रुपए में प्रति वर्ष जो उसके सदस्य होते हैं, इनको आने जाने और बैठकें करने के लिए 18,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है। तो 3 वर्ष में लगभग 54,000 रुपये भारत सरकार अनुदान देती है। और जो किसान उत्पादक संगठन है, वो ऐसा अपेक्षा की जाती है कि 3 वर्ष के बाद वो स्वयं सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे और अपना खर्चा स्वयं वहन करने में सक्षम हो जाएंगे। तो बैठकों इत्यादि के लिए 18,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार और भी कई अन्य तरह के जो 18 लाख रुपये दिए जाते हैं उसमें जो सम्मिलित है, जिसमें कि एक प्रबंधक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भी ये जो रख सकता है किसान उत्पादक संगठन, जिसको लगभग 25,000 रुपये प्रति माह वेतन भी दिया जा सकता है। और एक लेखाकार जिसको 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से वेतन दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक समय जब चूंकि इसका पंजीकरण करना होता है, तो सरकार ने इसमें प्रावधान किया है 40,000 रुपये का। अच्छा। और इस किसान उत्पादक संगठन का कोई कार्यालय होता है, उस कार्यालय के भी रखरखाव के लिए और जैसा उसका उस भवन का जो भाड़ा दिया जाता है, उसके लिए भी 48,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से भारत सरकार ने प्रोविजन इसमें प्रावधान कर रखा है। और भी कुछ खर्चे हैं, जैसे वो कार्यालय को छोटे छोटे जो उपकरण है उसको खरीदने के लिए 12,000 रुपये प्रतिवर्ष, और एक बार कुछ और अन्य उपकरण को खरीदने के लिए लगभग 20,000 रुपये, जैसे कुर्सी है, मेज है इत्यादि को खरीदने के लिए 20,000 रुपये प्रतिवर्ष भारत सरकार इसमें देती है। बिल्कुल, 3 वर्ष के बाद में काफी सहायता दी जा रही है ताकि इसका जो संचालन है वो बेहतर तरीके से किसान कर पाए। इस बारे में और भी विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। साथ ही कंपोस्ट से जुड़ा हुआ जो आपका सवाल था विपिन जी, उसका भी जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। नीलेश कुमार जी नरसिंहपुर से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी नीलेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार, मैं नीलेश कुमार जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, अपने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के जो सर हैं उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ, यदि मैं खाद बनाने के लिए केचुआ चाहूँ तो वो उपलब्ध कहाँ से होंगे मैम? जी बिल्कुल, तो आइए इसका जवाब लेते हैं। तो आशुतोष जी, आपके लिए 2 सवाल है। हमारे पिछले कॉलर भी जानना चाहते थे कि जो पिट विधि से कंपोस्ट तैयार की जाती है, तो गड्ढे वगैरह उसके किस तरह से तैयार किए जाते हैं, और साथ ही नीलेश जी ने पूछा है कि केचुआ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, बताएं। देखिए सबसे पहली चीज तो केचुआ प्राप्त करने के लिए आप अपने जिले में जो भारत सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है, कृषि विज्ञान केंद्रों से आप पा सकती हैं। साथ ही यदि आपके जिले में स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं
वहाँ से भी आप वर्मी कंपोस्ट अपने जरूरत के लिए प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो गड्ढे से बनाने वाली विधि है, उन विधियों के लिए गड्ढों को खोद देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो ध्यान देने योग्य है वो है कि किस स्तर पे किस चीज को सही से बिछाया जाए। मुख्यतः क्या है कि किसान भाई जो है सही से तरीकों को प्रयोग नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और सही से और अच्छा वर्मी कंपोस्ट भी प्राप्त नहीं होता है। जी जी बिल्कुल। तो नीलेश जी और विपिन जी, उम्मीद है आप लोगों के सवाल के जवाब मिल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर पांडे आपसे जानना चाहेंगे कि किसान जब बुआई करता है तो वहाँ से लेकर बाजार तक जब वो अपने उत्पाद को बेचता है, इस क्रम में बहुत तरह की चुनौतियाँ उसके सामने आती है। तो ऐसे में FPO उनकी इन चुनौतियों को किस तरह से हल करता है, किन किन समस्याओं का समाधान इनसे हो सकता है? जी, इसमें जो किसान उत्पादक संगठन किसी कमोडिटी से या किसी फसल से विशेष से जो जुड़ा होता है जी। उसमें जितने हमारे वैज्ञानिक या इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी बुलाकर विचार विमर्श करवाया जाता है, जो कि हमारे जिसके सदस्य होते हैं, और उनमें जो नॉमिनल शुल्क दिया जाता है, उनको जो भी दिया जाता है उसका प्रावधान होता है। तो जो सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार और समय के अनुसार किसी फसल विशेष में किस प्रकार के वैज्ञानिक पद्धति अपनाना है, या बीज, खाद या अन्य जितने भी हैं, या मशीनरी जितनी लगती है, उससे संबंधित जितनी जानकारी इनको चाहिए, तो जो विशेषज्ञ होते हैं, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हो या राज्य कृषि विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थान हैं, उनके माध्यम से इनको बुलाकर और सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। जी जी। और आप जानते हैं आजकल के माध्यम में जो सोशल मीडिया के जो अनेक प्लेटफॉर्म हैं, उनके माध्यम से भी ये जो समिति होती है या संगठन होता है, वो अपने सदस्यों को सारी तरह की जो नूतन जानकारी होती है वो उपलब्ध करवाती है। बिल्कुल, इस बारे में और भी विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, आइए उनसे बात करें। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ जो कंपोस्ट खाद के गड्ढे हम लोग बनाते हैं तो उसमें मीटर की गहराई चौड़ाई के अनुसार फिर बचा कुचा हुआ हमारा चारा, गोबर, कचरा और खराब चीजें डाल देते हैं। फिर 15 दिन के परसों के ऊपर से बिछौना बिछा देते हैं और फिर 1 सप्ताह के अंदर गड्ढे को जमीन से बंद कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद मिट्टी और भूसा से लेप लगा देते हैं। तो जो हमारा केचुआ खाद बनाने की विधि है, इसको हम किस हिसाब से बनाएं जिसमें ऐसी कोई चीज न जाने पाए, कोई जहरीली चीज न जाने पाए जिससे केचुआ हमारे मर न सके। तो इसके बचाव कैसे करें? दूसरी चीज इसको जो है, ठीक है, तो आप जानना चाहते हैं कि किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए ताकि अच्छा कंपोस्ट बने और उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। जी आशुतोष जी बताएं। जी कृपया एक बार रिपीट कर दूं, क्या कह रहे थे? नंदस्वरूप मिश्रा जी जानना चाहते हैं एक तो कि गड्ढे की चौड़ाई गहराई कितनी होनी चाहिए कंपोस्ट बनाने के लिए, साथ ही किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इसमें किसी तरह का ऐसा कचरा या ऐसी जहरीली चीज ना चली जाए जिससे कि गुणवत्ता प्रभावित हो। देखिए, सबसे पहली चीज कि 10 मीटर लंबा होना चाहिए और 3 मीटर चौड़ा होना चाहिए और 2.5 मीटर गहरा बेड होना चाहिए। जी, और उसके बाद में जो हमारी प्रथम सतह होती है, प्रथम सतह पे घास फूस और जो ये डंठल होते हैं, कृषि के अवशेष होते हैं, मुख्यतया सबसे पहली चीज जो ध्यान देने योग्य ये है कि जो हमारा प्रथम स्तर है, जो डंठल हम प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो छोटा रखा जाता है ताकि वो सही से गल सके। और उसके बाद में द्वितीय स्तर पे हम गोबर को सबसे पहले गोबर को जो अपशिष्ट पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ की चीजें हैं जो किचन से निकली हुई हैं, कटे फूल हैं, उनको सही से मिला के रख लेते हैं। तो दूसरे में उनको प्रयोग कर देते हैं। तीसरी बेड है, जो हमारी तीसरा बेड है, ये हम सबसे पहले जो लकड़ी के बनाते होते हैं उसको बना देते हैं, तो हमारे केचुओं के लिए सैन्य कक्ष का काम करता है। जी, उसके बाद में जितने भी कार्बनिक पदार्थ अपशिष्ट हमारे घर से हम खेत से निकले हैं मिला देते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कोई भी कंकड़ और प्लास्टिक की चीजें नहीं रहे, क्योंकि केचुए बहुत कोमल होते हैं, नुकसान कर जाएगा हैं। और इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
बिल्कुल, तो ये कुछ सावधानियां हैं जो कंपोस्ट तैयार करने के दौरान किसानों को बरतनी चाहिए। इसके बारे में बातचीत करेंगे आगे, साथ ही किसान उत्पादक संगठनों के बारे में भी यहाँ पे चर्चा जारी है। लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम वर्मी कंपोस्ट और किसान उत्पादक संगठन जैसे अहम विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो मैडम जी, मैं वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है लिचन जी, बताइए कोई खास सवाल? हाँ, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी लिचन जी। छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ, राजनांदगांव जिले से। ठीक है, चलिए आप वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस पर आइए जानकारी लेते हैं। जी आशुतोष जी बताएं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि कभी भी ऐसी जगहों का चयन करना चाहिए जहां पे डायरेक्टली धूप ना जाए, जिस वजह से हम झोपड़पट्टी बना सकते हैं। और बाकी जैसा कि अभी मैंने सारी चीजें आपको बताई, पांचों पार्ट कैसे वर्मी कंपोस्टिंग बेड की प्रक्रिया को बना के हम तैयार करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ध्यान देने योग्य यही है कि धूप का डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए और जो लाल चींटियों का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, अच्छा, उसको वर्मी कंपोस्ट को बचाने के लिए इसको सही से ढक देना चाहिए। नमी का प्रयोग अच्छा खासा होना चाहिए और तापमान भी अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। और चूहे बिल्लियां कुत्ते भी जाके डिस्टर्ब ना कर पाए, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। और कभी भी जो ताजा गोबर है किसी भी प्रयोग में ना लाएं कि गोबर कम होता है जिससे चिट्ठी मर जाते हैं। जी ध्यान देने योग्य है कि एक हफ्ता पुरानी गोबर का ही प्रयोग उसमें करें, क्योंकि वही गोबर ही उपयुक्त होती है वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए। मैं सबसे चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बनाने के लिए बहुत सारी विधियां होती हैं, अटक विधि, मैंगलोर विधि, ये सारी, लेकिन सिर्फ वर्मी कंपोस्ट विधि का ही प्रयोग करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यदि हम गन्ने को चूसते हैं उसका 75
रस ही हमारे शरीर में जाता है, जिसकी 25% गन्ने का रस बर्बाद चला जाता है जी। यदि हम गन्ने की को पेरते हैं तो पूरा रस लेते हैं जी। उसी तरह हमारे किसान हैं जो कि मृदा में काम करते हैं और वो खेत की जुताई इस प्रकार करते हैं कि खेतों को सही प्रकार से वायु संचार, नमी और सारी चीजें आती हैं और ये वाटर भी काम करते हैं। बिल्कुल। तो लिचन जी, उम्मीद है कि इन बातों का जरूर आप ध्यान रखेंगे वर्मी कंपोस्ट बनाने के दौरान, और इससे आपको अच्छी गुणवत्ता का जो वर्मी कंपोस्ट है ये जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर विक्रमादित्य आपसे जानना चाहेंगे कि किसान उत्पादक संगठन का गठन अगर करना चाहते हैं तो फिर किन बातों का ध्यान रखें, कितने सदस्यों के साथ इसकी शुरुआत की जाती है और किस तरह से इसका गठन किया जाता है? जी, इसमें आरंभ करने के लिए कुछ आवश्यक जो दशाएं हैं उसमें ये होना चाहिए कि जितने इनके सदस्य होते हैं वो कृषि या बागबानी या मत्स्य पालन या पशुपालन व्यवसाय से जुड़े होने चाहिए। अच्छा। ये आवश्यकता है कि वो सारे सदस्य जो होते हैं वो इस व्यवसाय से जुड़े हों। इसके साथ साथ जो सदस्य बनने के लिए कम से कम उनकी जो आयु है वो 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए जी। और उनका जो साधारण जो चरित्र है समाज में या आसपास के क्षेत्र में, वो मानक जो हमारे मानक हैं हमारे समाज के, उसके अनुसार उनका चरित्र होना चाहिए और उस क्षेत्र का वो निवासी भी होना चाहिए। अच्छा। ये आवश्यक है कि जिस क्षेत्र में ये उत्पादक संगठन जो बन रहा है उस क्षेत्र का वो निवासी होना चाहिए। ये 4-5 दशाएं होती हैं। ठीक। इसके साथ साथ जो इसमें सदस्य होते हैं उनमें एक इच्छा होनी चाहिए, जो इनका जो इसके नियम और उपनियम बनाए जाते हैं, जैसे जो समितियों का गठन किया जाता है वो उनका लिखित अपना, जैसे हमारे देश का संविधान है वैसे वो समिति का एक लिखित संविधान होना चाहिए। अच्छा। ये सब जो आरंभिक दशाएं हैं, इसके साथ साथ में जो मैदानी इलाके हैं उसमें जब हम इसका पंजीकरण करवाने से पहले कम से कम 300 सदस्यों की आवश्यकता होती है और पहाड़ी क्षेत्र या पिछड़े अंचल जितने हैं और हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां के लिए केवल 100 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इतनी ये आरंभिक दशाएं हैं। अगर ये दशाएं कोई सब संगठन मिलके पूरी कर रहे हैं तो एक कृषि उत्पादक संगठन या किसान उत्पादक संगठन वो बना सकते हैं और इसका पंजीकरण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो आगे पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में भी जानेंगे और संचालन के बारे में भी, लेकिन इस बीच बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, उन सवालों को शामिल कर लेते हैं। एक सवाल भेजा है अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। वो जानना चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट को घर पर बनाना चाहते हैं, तो सवाल ये है कि लागत इसकी कितनी लग सकती है? जी आशुतोष जी, कितनी लागत लगती है वर्मी कंपोस्ट घर पर तैयार करने में? घर पे बनाने के लिए आप किचन के अपशिष्ट पदार्थों को, गोबर को, अब गाय को गोबर को खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी आप जाके को ला सकते हैं। जो सारी प्रक्रिया बनाई गई है, बताई गई है, उन चीजों को घर पे बनाने के लिए आप एक गमलों में प्रयोग करने के लिए ले रहे हैं, कितना अमाउंट आपको देने की जरूरत है। और एक वैसा भी बनाना है, इसकी भी कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। उसमें गोबर की खाद को ले लेते हैं, उसमें सारे अपशिष्ट पदार्थों को अच्छे से मिला देते हैं और पानी के द्वारा नमी मेंटेन कर देते हैं। और ये विशेष बात का ध्यान रखें कि अंधेरा होना बहुत जरूरी, क्योंकि अंधेरे में किसी की प्रजनन क्षमता काफी अधिक होती है और काफी ज्यादा बेहतरीन बनता है। जी जी बिल्कुल। तो अंकुर जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि किस तरह से कम लागत में आप वर्मी कंपोस्ट घर पर ही तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त अर्जुन सिंह जी जुड़े हुए हैं शाजापुर मध्य प्रदेश से। अर्जुन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। दीदी, ये कंपोस्ट खाद बनाने के लिए इसमें कितना लागत लगती है? जी, तो अभी जवाब दिया है आशुतोष जी ने, इसकी लागत कितनी लगती है, आइए एक बार फिर से जान लेते हैं। जी आशुतोष जी बताएं। जी, लागत के बारे में जानना चाहते हैं अर्जुन जी भी, तो कुछ खास जानकारी और इसमें आप जोड़ना चाहेंगे? वर्मी कंपोस्ट की लागत के बारे में जानने के ऊपर है कि आप कितने बड़े पैमाने में करना चाहती हैं। सारी चीज आपके पैमाने के ऊपर है। यदि आप बहुत बड़ा फार्म खोलना चाहती हैं तो आप कम से कम 20-25 हजार के आसपास आपका बजट होना चाहिए। यदि आप मीडियम खोलना चाहते हैं तो उससे कम लगेगा। यदि अपने फार्म पे या खेत में करना चाहते हैं तो उस हिसाब से लगेगा।
क्योंकि जो सारी चीजें इसमें प्रयोग की जा रही हैं वो प्राकृतिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं। प्राकृतिक फार्मिंग को बढ़ावा देने वाली चीजों में खास तौर पे ज्यादा प्रयोग नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो वर्मी कंपोस्ट आज बना बनाया लोग खरीदते हैं उसकी कीमत मात्र 5 रुपए या 50 रुपए किलो के हिसाब से ज्यादा बिकता है, लेकिन उसको बनाने में जो खर्चा होता है वो 500 रुपया केजी के हिसाब से बिकता है। समझ लीजिए कि सारी चीज वर्मी कंपोस्ट से ज्यादा केचुए को संवर्धन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा केचुआ बिकता है। जी जी बिल्कुल। तो अर्जुन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर पांडे आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि किसान उत्पादक संगठन के गठन के लिए किस किस तरह की अहर्ता की आवश्यकता होती है। अब बात आती है पंजीकरण की, तो कहाँ और कैसे पंजीकरण करते हैं, साथ ही इसमें किस तरह के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? इसका पंजीकरण 2 स्तर पर किया जा सकता है। एक तो होता है कि ये राज्य स्तर पर किया जा सकता है। अगर जो कोई संगठन है वो एक राज्य स्तर पर काम करना चाहता है तो राज्य स्तर पर कर सकता है, अथवा अगर वो कई राज्यों को मिलकर जो संगठन बनाया गया है, कई राज्यों के किसान अगर मिलकर बना रहे हैं तो वो केंद्र स्तर पर इसका रजिस्टर पंजीकरण किया जाता है। इसके साथ साथ जो इसमें दस्तावेजों की बात आपने किया है, उसमें पहला बात तो है कि इसमें पैन कार्ड, जितने जो सदस्य हैं उनका सबका पैन कार्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ में इसमें आवास के जितने सदस्य इसमें हैं उनकी सूची होनी चाहिए, और सूची के साथ साथ सबके आवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और प्रमाण पत्र के साथ साथ में इसमें सदस्यों के पते, जितने सदस्य हैं उनके पते होने चाहिए, और जो संगठन का उद्देश्य है वो उद्देश्य स्पष्ट रूप से हमारे उसके जो डॉक्यूमेंट है उसमें होना चाहिए। इसके साथ साथ नियम और उपनियम, जो जितने भी संगठन होते हैं उनके नियम उपनियम बनाए जाते हैं, ये सब मिला करके तो जो हमारे पंजीकार या पंजीकरण का जो कार्यालय होता है राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या केंद्र स्तर पर, वहां पर जब इन सभी जो दस्तावेजों के साथ में आप प्रार्थना पत्र देंगे तब आपके जो उत्पादक संगठन है उसका पंजीकरण किया जाता है। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई पंजीकरण की, अब आगे जानेंगे इसके संचालन के बारे में भी, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। प्रशांत कुमार जी अजमेर राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रशांत जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो नमस्ते मैम। जी नमस्कार प्रशांत जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जैसे अभी जस्ट सर ने बताया वैसे, लेकिन मैम टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए प्रशांत जी, बातचीत में रुकावट आएगी, सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बात करें। अभी मैम अभी सर ने बताया वैसे, लेकिन ये जैसे इसमें भूमिहीन किसान और ये एफपीओ के बारे में पूछ रहा था, एफपीओ फार्मर प्रोडक्शन और जी आप जानना चाहते हैं कि क्या भूमिहीन किसान भी किसान उत्पादक संगठन से जुड़ सकते हैं कि नहीं? मैम इसके अलावा जैसे कोई किसान 200 किलोमीटर दूर है, अच्छा, वो भी एक सेम एफपीओ में जुड़ सकता है, मतलब उसका जो ये एरिया कितना होता है? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल आपने पूछे हैं, डॉक्टर पांडे बताएं। जी देखिए, ये जो किसान उत्पादन संगठन है ये स्वैच्छिक संगठन है और सहभागिता के आधार पर चलता है, और एक हमारे जो इसका उद्देश्य होता है कि जो इसे भारत सरकार का स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, इसके साथ साथ सबका विश्वास भी होना चाहिए। तो जो इसके सदस्य होते हैं इनमें 4 गुण जो हैं, ये कमिटमेंट जो होता है ये सब होना चाहिए। दूरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये शर्त ये है कि जिस उद्देश्य से संगठन बनाया गया है उसमें सारे सदस्य जिनकी जो उत्तरदायित्व है वो अपने अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन अगर कर सकते हैं तो किसी भी राज्य स्तर पर या हमारे देश स्तर पर वो उसका किसी भी उत्पादक संगठन का सदस्य बन सकते हैं। जी प्रशांत जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बाकी तमाम जो किसान हैं वो भी इस जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम किसान उत्पादक संगठन और इसके साथ ही वर्मी कंपोस्ट के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। सुमित शुक्ला जी बस्ती उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी मैम। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मैं आशुतोष जी से ये प्रश्न जानना चाहता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट का हम खेतों में कितना प्रयोग करें जिससे मृदा उर्वरा शक्ति जो है हमारी बनी रहे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, आइए जानते हैं। जी आशुतोष जी बताएं। देखिए, मैं सबसे पहली चीज बताना चाहूंगा कि वर्मी कंपोस्ट का जो खेतों में प्रयोग होता है वो बुआई और रोपाई के एक हफ्ते पूर्व यानी कि पहले उसका खेतों में प्रयोग कर देना चाहिए। दूसरी चीज कि खाद्यान्न की बात करें तो 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। और फल वृक्ष की बात करें कि कोई हमारे फल वृक्ष का कोई भी पेड़ है तो उसकी 1 से 10 केजी के आसपास का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे गमलों की बात किया जाए, गमले में वर्मी कंपोस्ट है तो ज्यादा 500 ग्राम के आसपास ही प्रयोग करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो सुमित जी, जाना आपने वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किस तरह से आप खेतों में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पांडे आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो जो किसान उत्पादक संगठन है उसके पंजीकरण की भी बात हो गई है। अब इसकी जो कार्य पद्धति है वो किस प्रकार की होती है, किस तरह से इसका संचालन होता है। जी, इसको संचालित करने के लिए 2 तरह के इसमें निकाय बनाए जाते हैं। जी जी। एक होता है निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा होता है शासी निकाय या गवर्निंग बॉडी। जी। इसमें जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें किसी भी सदस्य का जो अंश होता है, जो पूंजी लगाई जाती है सरकारी सहायता के अतिरिक्त, वो किसी एक सदस्य का जो अंश होता है वो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो कुल मिलाकर जो इसमें पूंजी लगाई जाती है इसको चलाने के लिए, उसमें कम से कम 50% का जो अंश होता है वो लघु सीमांत और खेतिहर किसान जो होते हैं उनका अंश लगना चाहिए। और अन्य जो 50% होता है उसमें जो अन्य हमारे हितधारक हैं उनका पूंजी लगाई जाती है। इसमें एक और बात होती है कि जो इसमें सदस्यता दी जाती है, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हो, निदेशक मंडल या शासी निकाय का हो, उसमें महिला जो किसान होती हैं उनको भी वरीयता दी जानी चाहिए। और कम से कम दोनों ही जो समितियां हैं जो इसका चलाने के लिए की जाती हैं, निदेशक मंडल या शासी निकाय, उसमें कम से कम एक महिला किसान का होना बहुत आवश्यक होता है, तभी इसका पंजीकरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न जिसके नियम और उपनियमों के अनुसार इसको चलाने के लिए, चूंकि ये 300 से लेकर 100 से लेकर 300 सदस्यों का कम से कम संगठन होता है और कार्य और विशिष्टता के आधार पर जो उप समितियां भी बनाई जा सकती हैं, जैसे कोई खाद और उर्वरक का व्यवस्था करेगा, कोई तकनीकी विषय से संबंधित विषयों को देखेगा, कोई विपणन से व्यवसाय से देखेगा, कोई मूल्य संवर्धन से देखेगा, कुछ लोग देखेंगे। तो इस तरह के सुविधा के अनुसार वो जो अपना संगठन होता है वो अपनी सुविधा के अनुसार, चूंकि ये स्वायत्त संगठन है, वो अपनी सुविधा के अनुसार नियम और उपनियम बना करके विभिन्न छोटी छोटी समितियों के आधार पर इसका संगठन और संचालन कर सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लवकुश मिश्रा जी चित्रकूट से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लवकुश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हम मैम ये जानना चाहते हैं जी कि वर्मी कंपोस्ट का यदि हम उत्पादन करें दूसरे को क्रय की दृष्टि से तो मिनिमम कितनी लागत आएगी और इसका किस किस पेड़ उपयोग किया जा सकता है। जी बताएं आशुतोष जी। जी सवाल पूछा है लवकुश जी ने और वो जानना चाहते हैं कि अगर वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं और उसका विक्रय करना चाहते हैं तो लागत कितनी आती है और किस किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, बनाने का जो वर्मी कंपोस्ट बनाने का जो खर्चा है 50,000 के आसपास का है। इसमें वर्मी बेड को पूरा डिजाइन करवाया जा रहा है। उसके बाद में जो गोबर की
खादों का जो रेट है आपके मार्केट में वो कितना लग रहा है, और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज है कि और भी चीजें तो अपशिष्ट पदार्थ डालना चाह रहे हैं, आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। और यदि आप शहरी लोग हैं तो आपके घरों में क्या नाम है, वो जो चूल्हे पे बनाते हैं तो उसकी राख होती है, लेकिन शहर में चूल्हे पे नहीं, गैस में बनता है। चूल्हे बाहर हमारे गाँव में किसान लोग होते हैं, अपने बनाते हैं, तो वहाँ पे उनकी राख होती है, इसको डालने से वो तो पूरे परमिटेड होता है, उसका पीएच मेंटेन होता है। जी। तो क्या होता है, जब उसका वर्मी कंपोस्टिंग का मेंटेन होगा भी वो आपके खेतों का जाके वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो जाके वो चीज भी बराबर होगी। जी बिल्कुल। तो लवकुश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर पांडे कि इसके जो संचालन है इसके दौरान किस तरह की समस्याएं या चुनौतियां एफपीओ के सामने आ सकती हैं? जी, मैंने पहले भी इसको बताया कि सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये मूल सिद्धांत है। इसमें जी। संचालन में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया है कि उत्पादन के लिए क्या क्या कारक हैं, बीज का चुनाव, बीज का इकट्ठा करना, या अधिक स्तर पर चूंकि कई सदस्यों का संगठन होता है, 100 हेक्टेयर, 50 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, हजारों हेक्टेयर में इनको लगाना पड़ सकता है। तो एक किस्म या एक विशिष्ट फसल के लिए जिसके लिए बनाया जाता है, उसके बीज या पौधों की उपलब्धता बहुत थोक के भाव में, और उसके साथ साथ फिर सबको इकट्ठा करना, सबको एक साथ जो एग्रोनॉमिक या हमारी जो शस्य क्रियाएं हैं उनको सभी सदस्यों को बताना, समय पर उनके लिए जितना लागत के जो साधन हैं जैसे खाद, उर्वरक और कीटनाशी, या जैसे पशुपालन से संबंधित है या पशुओं का चारा, दाना इत्यादि सबकी व्यवस्था करना, उसके साथ फिर एक साथ इकट्ठा करना, सबकी गुणवत्ता एक तरह का मेंटेन करना, जिससे जब जो फाइनल जो हमारा अंतिम उत्पाद तैयार होता है या विपणन के लिए जाता है या पैकिंग के लिए जाता है तो सबकी गुणवत्ता एक समान रखना, ये इस तरह की जो साधारण समस्याएं आ सकती हैं। परंतु आजकल के वैज्ञानिक युग में और हमारा देश इतना विज्ञान में और कृषि के क्षेत्र में विशेष तौर से जो तरक्की कर चुका है, आगे आ चुके हैं, तो जितने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र या राज्य कृषि विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोध संस्थान जो इससे जुड़े हुए हैं, उनके जितने विषय वस्तु विशेषज्ञ या विशारद हैं, उनसे अगर संपर्क रखें उत्पादक संगठन, तो मेरा ये विश्वास है और मेरा अनुभव है कि ये अधिकांश जितने जो ऑपरेशनल या कार्य पद्धति से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उनका काफी हद तक समाधान किया जा सकता है। दूसरा, इसके सदस्य जो अनुभव के आधार पर, क्योंकि आरंभ में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अनुभव के आधार पे बहुत सी समस्याओं का समाधान ये कर सकते हैं। जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों को शामिल करते हैं जो व्हाट्सएप के जरिए हमारे दर्शक हमें लगातार भेज रहे हैं। एक सवाल भेजा है चुम्मन साहू जी ने छत्तीसगढ़ से, और ये जानना चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बनाना वो शुरू करना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए सरकार की तरफ से किसी तरह की योजना है जिसे चालू करने में मदद मिल सके? जी आशुतोष जी। जी, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं, समय समय पे जो उनके शहर में कृषि विज्ञान केंद्र होंगे, उनके जिले में, या तो शहर में नहीं होंगे तो उनके जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होंगे, जो स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं वो समय समय पे ट्रेनिंग दी जा रही हैं। भारत सरकार के द्वारा इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट नेचुरल फार्मिंग सपोर्ट कर रहे हैं, और तो फंड पास हो रहे हैं, किसी चीजों पे पास हो रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है, क्या कमियां होती हैं, और कैसे सारी चीजों को सही तरह से चालू किया जा सके। इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सरकारी सहायता से जुड़ा हुआ एक और सवाल आया है। हमारे दर्शक ने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन त्रिपुरा से ताल्लुक रखते हैं और जानना चाहते हैं कि किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए सरकार की तरफ से किस तरह की मदद मिलती है? जी डॉक्टर पांडे। जी, इसमें दो तरह की मदद मिलती है। एक जो संगठनात्मक ढांचा तैयार करने के लिए जितने नियम और उपनियम और उसके साथ पंजीकरण से संबंधित जो सरकार की सहायता मिलती है, जब सभी लोग इकट्ठा, जो किसानों की संख्या जितनी है, जैसे कि पूर्वोत्तर से इन्होंने प्रश्न किया है, तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कम से कम 100 सदस्यों की आवश्यकता होती है। जब इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो पंजीकरण और उससे के जो
संचालन से संबंधित या ऑपरेशन से संबंधित जो जितने वो होते हैं, नियम होते हैं, उनको पालन करने में लीगल या जो रूल रेगुलेशन से संबंधित जो सहायता है सरकार इस तरह की करती है। दूसरे 3 साल के लिए 18 लाख रुपए की जो वित्तीय अनुदान दिया जाता है, ये अनुदान नाबार्ड के माध्यम से या एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम जो हमारे भारत सरकार की संस्था है या मंत्रालय है, उसके माध्यम से 18 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। किंतु कोई भी ये उत्पादक संगठन जो इस अनुदान राशि का लाभ उठाता है, उसको 3 वर्ष के बाद में ये अनुदान राशि बंद कर दी जाती है। अच्छा। और उसको आत्मनिर्भर होकर के इस संगठन का संचालन करना पड़ता है। ये कुछ दशाएं हैं, इसके साथ ये तो भारत सरकार की ओर से ये सुविधाएं किसानों के हित में दी जा रही हैं। बिल्कुल, तो किसानों के हित में कई तरह की सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है, खासतौर पे किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए। तो अगर अभी तक आप इससे नहीं जुड़े हैं तो जरूर इसका गठन करें और जुड़े हैं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। इसी तरह से बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में, जिसमें आज हम किसान उत्पादक संगठन और वर्मी कंपोस्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे सवालों के जो जवाब है वो अब तक दिए जा चुके हैं और इसके बावजूद भी लगातार दर्शकों के जो सवाल है वो व्हाट्सएप के जरिए हमें मिल रहे हैं। तो आइए सवालों को शामिल करते चलते हैं कार्यक्रम में। संजय सिंह जी ने सवाल भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के दौरान वर्मी वाश का फसलों में प्रयोग कैसे करें। जी आशुतोष जी। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो वर्मी कंपोस्ट के द्वारा जो पानी छूटता है तो वर्मी वाश के रूप में उसको प्रयोग फसलों में किया जा सकता है। पानी को हम जो है 500 लीटर के हिसाब से कितना हेक्टेयर में आपकी फील्ड है और कितने में आपने खेती कर रखी है, उस हिसाब से पानी के सैंपल में भर के और उसको सही से मिला के यदि उसका छिड़काव कर देते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। और जो वर्मी वाश पूरी तरह से कैसे बन गया, कैसे पहचाने, के रंग के जैसा हो जाता है, तभी हम पहचान सकते हैं कि वो वर्मी वाश के प्रयोग में लाया जा सकता है। जी। तो सबसे बड़ी चीज है जो जानने योग्य है, जो कि अभी तक किसी ने भी ऐसा पूछा नहीं है कि कब हमको हमें पता चले कि हमारा वर्मी कंपोस्ट बन चुका है। वर्मी कंपोस्ट बन तो 2.5 महीने बाद ही वर्मी कंपोस्ट पूरी तरह बन जाता है। और वर्मी कंपोस्ट बनने के लिए हम वर्मी कंपोस्ट को अपने हाथ में के लड्डू बनाते हैं। जब आपके हाथ के लड्डू के आकार में आप रखते हैं और लड्डू बन जाता है और उसमें भी उसका कण यदि आपके हाथ में नहीं लगा रहता है, तभी आप समझ पाएंगे पूरी तरह से हमारा वर्मी बन चुका है। और दूसरी चीज कि वर्मी कंपोस्ट जब बनाते हैं काफी दिन की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के दौरान बहुत गंदी महक आती है। इस तरह से खत्म हो जाए और वो जो लास्ट कंपोस्ट बनता महीन होता है कि चाय पत्ती की हो। ठीक है, तो संजय जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और भी सवालों को शामिल करते हैं। अगला सवाल भेजा है महेश पाटीदार जी ने उज्जैन मध्य प्रदेश से और जानना चाहते हैं कि किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने के लिए कहां संपर्क करें। जी डॉक्टर पांडे। ये इसमें तो आपको स्वयं इनिशिएटिव या
आगे आना पड़ेगा जी। अगर आपके क्षेत्र में किसी विशिष्ट फसल की या पशुपालन या मछली पालन या अन्य किसी कृषि से संबंधित व्यवसाय से कोई अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आपके क्षेत्र में कोई संगठन ऐसा नहीं है तो आपको आगे आना पड़ेगा और कम से कम 10 व्यक्तियों को लेकर एक बैठक करके इस संगठन के बारे को शुरुआत करने के मामले में आपको आगे आना पड़ेगा जी। इसके बाद धीरे धीरे बातचीत के आधार पर, जैसा कि कहा गया है कि कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, और आपका चूंकि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है तो ये मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों के लिए 300 सदस्यों की आवश्यकता होती है जी। और इस जितने भी संगठन बनाए जाते हैं इनका पंजीकरण किया जाता है राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर इसके पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार होते हैं, जो कि आपके जैसे मध्य प्रदेश का है तो या तो जिला स्तर पर, अगर किसी जिले में है तो जिले के रजिस्ट्रार से, या राज्य स्तर पर है तो राज्य के रजिस्ट्रार से आप इसका पंजीकरण कर सकते हैं। जी, तो और नियम उपनियम जी कि किस तरह से आपको खुद ही इसके गठन के लिए आगे आना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भेजा है अरुण जी ने मध्य प्रदेश से और जानना चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट के लिए कितना अनुदान होता है। जी आशुतोष जी। वर्मी कंपोस्ट के लिए ऐसा तो कुछ अनुदान का कुछ है, और वर्मी कंपोस्ट जो भी है के लिए आपको स्वयं से एक करना पड़ेगा, और दूसरी चीज अनुदान की व्यवस्था है तो मुख्यतः क्या है, जो टीम आके जांच करेगी और पाएगी कि हाँ आप उस लायक हैं बनाने में, या आपके पास कुछ जमीनें हैं, आप कर सकते हैं, सारी चीज जान रहे हैं, आप काफी योग्य व्यक्ति हैं और आप किसी भी प्रकार से एग्रीकल्चर जगत से जुड़े हुए हैं, और या तो आप उस लाइन में जुड़े हुए हैं, तभी ये चीजें हो सकती। जी जी आशुतोष जी, एक और सवाल है वर्मी कंपोस्ट से जुड़ा हुआ जो प्रेमलाल वैद्य जी ने भेजा है छत्तीसगढ़ से। जानना चाहते हैं कि क्या रोपाई के 20 से 25 दिन बाद भी वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जा सकता है? जी, वर्मी कंपोस्ट का मतलब मुख्यतः उसके पहले ही पूर्व में ही पहले ही करना ज्यादा उचित रहेगा। जी जी। समय बीत जाने के बाद में की जाती है लाभदायक नहीं होती है, इसलिए उसका कोई भी उचित नहीं है। जी बिल्कुल आशुतोष जी, आपने कार्यक्रम के दौरान हमें बहुत ही अच्छी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर पांडे आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि वर्मी कंपोस्ट के निर्माण से भी बनाने से भी किसान जुड़ना चाहते हैं, इस तरह के और भी कई तरह के उद्यम से किसान आजकल जुड़ रहे हैं, वो केवल किसानी तक ही सीमित नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे में किसान उत्पादक संगठन उनके लिए किस तरह की भूमिका निभाता है? जी जो हमारे खेती में मूल्य संवर्धन एक बहुत बड़ा उद्यम हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि कृषि में या अन्य जितने इससे संबंधित व्यवसाय हैं उसमें जो कटाई के बाद में जो नुकसान होता है, क्षति होती है, वो काफ़ी मात्रा तक होती है, और इस मात्रा को हम बहुत सीमा तक, बहुत हद तक हम इसको कम कर सकते हैं मूल्य संवर्धन के मामले में। कृषि और बागबानी में, फसलों में या बागबानी में पैकिंग या संग्रहण या मार्केटिंग या ट्रांसपोर्ट, इससे संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं और मूल्य संवर्धित उत्पाद खास तौर से जो बागबानी फसलों में होता है, सब्जियों में, फलों में, मसालों में इत्यादि, या खुम्ब है, उत्पादन है, या औषधीय पौधे हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के, तो मूल्य संवर्धन के माध्यम से एक तो हमारी मात्रा कम हो जाती है और इसको कुछ काफी समय तक रखा जा सकता है, या भंडारण के माध्यम से काफी समय तक रखा जा सकता है, जिसमें कि उत्पादक संगठन काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। और जब बाजार में उचित मूल्य मिलने लगे तब उसको निकालकर विपणन के माध्यम से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। और भारत सरकार का भी यही उद्देश्य है इन उत्पादक संगठनों को गठित करने का, कि किसानों को, जैसा कि हमने वीडियो में भी देखा था, कि जितना उत्पादन और जो उपभोक्ता जो पैसा देता है उस विशिष्ट वस्तु के लिए, जैसे धान, चावल, मक्का, फल इत्यादि किसी के लिए भी जो है, उसमें जो उपभोक्ता जितना पैसा देता है वो उत्पादकों के पास अधिक से अधिक मात्रा में या संख्या में जाए, और जो बिचौलिए हैं उनकी संख्या को कम से कम करके किसानों के लाभ को और उसके साथ जो हमारे
सरकार का जो मन है या उपक्रम है कि किसानों की आय को बढ़ाया किस माध्यम से जाए, वो आय को बढ़ाने के ये विभिन्न उपक्रम है, उसमें उत्पादक संगठन भी एक अच्छी भूमिका अदा कर सकता है। संगठनों की अहम भूमिका है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, धन्यवाद आपका। तो जाना आपने विस्तार से किसान उत्पादक संगठनों के बारे में और साथ ही वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी कि किस तरह से आप इस उद्यम से जुड़ सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। हेलो किसान कार्यक्रम के अगले विषय के बारे में आइए अब आपको बता दें जो अगला विषय रहेगा, और उस दौरान जो चर्चा की जाएगी वो की जाएगी कृषि यंत्रों पर भारत सरकार की योजनाओं के बारे में, साथ ही बात होगी वैज्ञानिक विधि से सेब की खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा बता दें कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इनसे जुड़कर आपको कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी मिलती रहेगी, साथ ही आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप कभी भी देखना चाहें तो दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।